हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों को दो प्रिंसिपल्स को पढ़ना था। पहला हम लोग को पढ़ना था हेनरी फ्योल्स के जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को, और दूसरा हमारा प्रिंसिपल आ जाते हैं F.W. टेलर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। सो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने कंप्लीट जो बायोग्राफी है उनके बारे में जो चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। फिर हम लोगों ने मेजर कंट्रीब्यूशन के बारे में देखा कि भाई हेनरी फ्योल जी ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है मैनेजमेंट को लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे मैनेजमेंट के लिए, और वो तब से आज तक चलते हुए आ रहे हैं। तो यही सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। लेकिन अब हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखेंगे जो हेनरी फ्योल जी के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं, जनरल प्रिंसिपल, उनको हम देखेंगे। सो हम लोग देखते हैं जनरल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो हम लोग 1 बाय 1 करके 14 टोटल प्रिंसिपल को देखेंगे और ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है हमें प्रिंसिपल्स में। सबसे पहले हमारे सामने आता है डिवीज़न ऑफ वर्क। सो इस प्रिंसिपल में क्या कहा जाता है, इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल जी ने बताया है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी स्टाफ से, एम्प्लॉइज़ से काम करवाना है तो आप ऐसा मत करिए कि एक ही पर्सन को, जो भी आप समझते हो कि हाँ वो बेहतर है, वो अच्छा काम करता है, तो आपने सारे काम उसी को दे दिए, सभी टास्क उसको दे दिए। अब भले उसको करना आता हो या ना आता हो, जिसमें उसकी एक्सपर्टीज़ हो या नहीं हो, डजेंट मैटर, क्योंकि आप लोग बस इतना ही सोच कर दे रहे हो क्योंकि भाई वो काम अच्छा करता है। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वहाँ पर यही बताया जाता है कि आपको काम का डिवीज़न कर देना है। आप एक पर्सन को 10 काम दोगे तो वो कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, लेकिन आप क्या करते हो, जो टोटल 10 काम हैं उनको एक 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 करके कैटेगराइज कर देते हो, 10 लोगों में बांट देते हो, तो हर एक काम बहुत परफेक्टली ढंग से होकर हमारे सामने आ जाएगा। तो यही चीज़ पहले प्रिंसिपल में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आप भी जानते हो जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पर अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट्स को देखता है, कोई आगे कोई मटेरियल डिपार्टमेंट को देखता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देखता है। अगर मान लीजिए हमने किसी और डिपार्टमेंट का कोई काम है किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया, तो वो तो उस चीज़ में स्पेशलाइज नहीं है, तो इससे क्या होगा, वो काम गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी उससे हमें कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। तो यही हमें समझाने की कोशिश की गई है कि आप स्पेशलाइजेशन रखो उस काम में, और उस पर्सन को ही दो जो वो काम अच्छा कर सकता है, जिसके अंदर वो स्किल्स हों। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो डे बाय डे क्या होगा ना, जो पर्सन को जो काम मिलता है वो उस चीज़ में महारत हासिल कर लेगा और बहुत सारी स्किल वो बना लेगा अपने अंदर। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात हम लोग करें तो कहा जाता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये दो टर्म्स आपके सामने आते हैं, उन दोनों को हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग समझते हैं अथॉरिटी क्या होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले आप लोग मान लीजिए एक बॉस हैं, ठीक है, और यहाँ पे कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं। अब बॉस कोई भी आगे डायरेक्शन आपको देगा, कोई भी आपको टास्क देगा और कहेगा कि आप इसको काम को कर दीजिए, और जब काम हो जाएगा तो वो आगे किससे पूछेगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ, किस तरीके से हुआ या क्यों नहीं हो पाया, तो किससे पूछेगा, वो अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ से या स्टाफ से ही पूछेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो काम है वो क्यों काम को दे पा रहा है लोगों को करने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर बॉस है। जो बॉस है या फिर कह सकते हो जिसके पास हाई पावर है, तो उसके पास होती हैं अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ कहने का मतलब उसको काम देने का अधिकार, ठीक है, उसको राइट्स होते हैं, और इसी बेसिस पे वो क्या करता है, वो लोगों को काम देता है और उनको टास्क देता है, असाइन करता है, और फिर आगे चल के वो काम लोग करते हैं या अपने सब ऑर्डिनेटर से वो काम करवाते हैं। और जब काम हो जाता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो जवाब किसको देते हैं, वो बॉस को जवाब देते हैं, अपने मैनेजर को जवाब देते हैं, ठीक है।
तो जो ये दूसरा टर्म था रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका मतलब होता है जवाब देना। और आपको एक क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिल जाता है हमेशा, जो कि क्या है कि अथॉरिटीज़ जो है वो कैसे सर्कुलेट होती है, ये ऊपर को जाती है या फिर नीचे को डाउनवर्ड होती है, अपवर्ड होती है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अगर कोई बॉस है जो अपने स्टाफ को काम दे रहा है, तो क्या कहेंगे हम इस चीज़ को कि अथॉरिटी क्या हो रही है, नीचे को आ रही है। क्योंकि ऊपर से जो काम आता है, मतलब एक टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो काम आ रहा है, वो नीचे किसके पास आ रहा है, मिडिल लेवल के पास आ रहा है या फिर लोअर लेवल के पास आ रहा है। तो जो अथॉरिटी है वो नीचे की तरफ पास होती है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो हमें ये अपवर्ड साइड में पास होती है, क्योंकि हमें नीचे से सबसे पहले जो स्टाफ होगा वो किसे बताएगा, वो अपने मैनेजर को बताएगा, एम्प्लॉयज़ को बताएगा, फिर उससे ऊपर वाले के पास वो चीज़ पहुंचेंगी, जो उसका मेन हेड होगा उसके पास पहुंचेंगी, फिर हेड जो है अपने बॉस को बताएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के प्रति क्या होता है, जवाबदेही रखते हैं। तो इसीलिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऊपर की साइड फ्लो होती है। तो अगर हम लोग इसको बैलेंस करके रखेंगे, इस प्रिंसिपल में यही कहा गया कि अगर हम इन दोनों को बैलेंस करके रखते हैं तभी हम लोग कोई अच्छा काम कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए बॉस होता है, उसने कई सारे हमें यहाँ पे अथॉरिटीज़ दे दी, हमें कई सारे टास्क असाइन कर दिए, लेकिन अब हम उतना काम करने में कैपेबल ही नहीं है, फिर वो आगे क्या करेगा, वो आपसे पूछेगा कोई चीज़ कि ये काम क्यों नहीं हो पाया, फिर ये काम गलत कैसे हो गया। तो उस चीज़ में बैलेंस नहीं बन पाया। ठीक है, तो इस चीज़ को बैलेंस रखना चाहिए, और तभी हमारा ये जो प्रिंसिपल है वो सक्सेस होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट आपका क्या है, डिसिप्लिन। आप लोग अच्छे जानते हो कि कोई भी चीज़ हो, चाहे आपका बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, या फिर आप खुद अपनी एक लाइफ मान लीजिए, आपको लाइफ में भी डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। और डिसिप्लिन किस चीज़ से बनता है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस से बनता है, प्रिंसिपल्स से बनता है। या मान लीजिए हमें किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना होता है तो हमें डिसिप्लिन अपने अंदर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यही चीज़ हमें ऑर्गेनाइजेशन में सिखाई जाती है कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करते हो या अपने टास्क को जब आप कंप्लीट करते हो, तो वहाँ पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अपने काम को डिसिप्लिन से करते हो, सिस्टमेटिक ढंग से करते हो, तभी वो चीज़ सक्सेस होगी और वो चीज़ दूसरों को पसंद भी आएगी। सो फर्स्ट आपने देखा कि डिवीज़न करना चाहिए ज़रूर हमें। दूसरा क्या है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमें बैलेंस रखना पड़ेगा। थर्ड आपका कहा गया कि हमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है रखना। सो पॉइंट नंबर 4, यूनिटी ऑफ कमांड हमें यही बताता है कि आपका जो बॉस है वो हमेशा एक ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास 1, 2, 3, 4 बॉस हैं और आप अकेले एक स्टाफ हो, कोई भी एक पर्सन मान लीजिए, कोई एक एम्प्लॉय मान लीजिए, यहाँ पर जो बॉस हैं उन्होंने क्या किया कि उनको कि जो एक स्टाफ है उसको अलग अलग तरीके के 4 काम दे दिए गए एक साथ, तो वो उस चीज़ को कैसे कर पाएगा। मान लीजिए उसने कर भी दिया तो किसे किसे रिस्पॉन्सिबल होगा, वो किसे किसे अपना काम बताएगा और ये बताया कि हम ये क्यों नहीं कर पाए या फिर कैसे हमने किया, कैसे वो उनको समझा पाएगा। तो इस प्रिंसिपल में यही कहा जाता है कि यूनिटी ऑफ कमांड है वो एक पर्सन से ही आनी चाहिए जो आपकी अथॉरिटी रहेगी। इसीलिए आपको एक बॉस रहना चाहिए या फिर एक सुपीरियर होना चाहिए एक स्टाफ पर। यहाँ पर यही बताया गया, देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम whom he should receive orders and be responsible to. Dual subordinates should be avoided. आप जहाँ पर 2 से ज़्यादा आप बॉस देखो या फिर सुपीरियर देखोगे तो आप वहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। आपको यूनिटी ऑफ कमांड अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना ही पड़ेगा और एक बॉस एक एम्प्लॉयज़ के ऊपर होगा, डील कर रहा होगा, तो वो काम बहुत अच्छे से होगा क्योंकि उसे पता है कि हमें जिससे काम मिला है हमें उसी को जवाब देना है और एक काम हमारे पास है, कई लोगों को हमें जवाब नहीं देना। नेक्स्ट हमारा 5th प्रिंसिपल क्या कहता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो आप लोग भी जानते हो कि जब कोई हमारी चाहे तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको कई सारे डिपार्टमेंट अपने बनाने ही पड़ते हैं। मान लीजिए टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, एक गुड्स का डिपार्टमेंट हो गया, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं अपने अलग अलग टास्क के अकॉर्डिंग। सो बेसिकली यही कहा जाता है कि आप जिस भी फील्ड से क्यों ना हो या आप किसी भी डिपार्टमेंट से क्यों ना हो एक ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन
आपका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन यहाँ कहने का मतलब कोई दिशा नहीं है, यहाँ पर कहने का मतलब होता है आपका एम, कि यहाँ पर आप चाहे जिस भी डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, लेकिन आपका एम अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, जो डिसाइड किया गया है कॉमन गोल होना चाहिए, जनरल गोल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को 20 लाख की सेल करनी है और ये सबको पता है। कोई अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अगर वो सब लोग अपने डिपार्टमेंट में बेस्ट करते हैं तो उनको पता है कि हमारा फाइनल रिजल्ट वहीं पे जाना है और हम लोग काम जो भी कर रहे हैं वो हमारे उस एक ऑब्जेक्टिव के लिए है। सो आप लोग का क्या है यहाँ पर, सो इस चीज़ में यही कहा गया कि आपका जो एम है उसमें आप यूनिटी लाओ। आप चाहे जिस भी डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जो भी काम करोगे वहाँ पे वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ही होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या कहता है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आप लोग जानते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, लेकिन उन एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, उनको एक ही चीज़ अपने माइंड में रखना चाहिए कि आपको जो भी वहाँ पर काम करना है या फिर जो भी आपको इंटरेस्ट रखना है वो आपके एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट तक ही सीमित नहीं रहे। कहने का मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उससे एक पर्सन अकेले को फ़ायदा ना हो, फ़ायदा होना चाहिए तो वो सबको फ़ायदा होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट के लिए आप काम करो। ठीक है, यही आपसे कहा जाता है कि सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनको सिर्फ अपने भर का ध्यान नहीं रखना है, उनको ऐसा काम करना है कि सब लोगों को वहाँ पर फ़ायदा हो, उनको बेनिफिट मिले। ये आपको सोच अपने मन में रखनी है। ये 6 प्रिंसिपल हमें बोलता है। पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है हमें, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सो यहाँ पे रिम्यूनरेशन का मतलब यही होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके बदले आपको कुछ मिलना, आपको पे मिलना उसके बदले, क्योंकि आप कहीं भी काम करते हो तो आप फ्री में तो काम करोगे नहीं। इसके अंदर यही बताया जाता है कि एक एम्प्लॉय है और एक बॉस है, कि एक बॉस अगर अपने एम्प्लॉयज़ को काम असाइन करता है, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को काम असाइन करता है, तो उनको फेयर वेज देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर वो अपने एम्प्लॉय से कोई काम करा लेते हैं और जितना उनकी मेहनत लगी है, कि जिस काम का एक प्राइस बनता है वो प्राइस अगर उनको ना मिले या फिर ना दिया जाए तो ये गलत होगा। तो यही कहा जाता है इसमें कि आपको फेयर वेज अपना प्रोवाइड करना है, पे करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि अगर वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आप उनके लिए सपोर्ट करते हो, उतना पेमेंट करते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे और आपके लिए आगे तक काम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। प्रिंसिपल नंबर 8 क्या बोलता है हमें, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। हमें ऑर्गेनाइजेशन कैसा रखना चाहिए, सेंट्रलाइज रखना चाहिए या डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, या दोनों को बैलेंस बना के रखना चाहिए, ये हमें एक बिजनेस में बताया जाता है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, ये क्या चीज़ें हैं। सो एक मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर और एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ये है, और सबसे ऊपर हमारे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, यहाँ भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है। ये कंपनी ए हो जाती है और ये कंपनी बी हो जाती है। कंपनी ए में क्या है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे हो गए 10 एम्प्लॉयज़, यहाँ पर भी हमारे 10 एम्प्लॉयज़ हो गए। जो कंपनी ए है वहाँ पर कुछ भी काम होता है तो जो टॉप कंपनी है, जो टॉप मैनेजमेंट है, हायर अथॉरिटी, चाहे 4 हो चाहे 5 हो, जो बॉस हैं वही लोग मिलके सेटल कर लेते हैं हर चीज़ें, वही फाइनल एक गोल तैयार कर लेते हैं, हमें क्या करना है आगे, हमें प्लानिंग क्या रखनी है, हमें किस तरीके से काम करवाना है, वही सब लोग करते हैं। कोई भी राय मशवरा अपने स्टाफ से नहीं लेते हैं। तो ये जो कंपनी है उसे हम बोलेंगे सेंट्रलाइज, क्योंकि जो काम है वो एक जगह तक सीमित है। जो प्लानिंग हो रही है वो एक सेंट्रल पॉइंट पर हो रही है, सेंट्रल अथॉरिटी कर रही है। तो इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी चीज़ें हैं, दूसरी कंपनी बी कंपनी क्या बोलती है कि आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में चाहे 4 हो चाहे 5 मैनेजर हो, बॉस हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो अगर कुछ भी उनको करना होता है, कुछ भी आगे चीज़ें उन्हें करनी होती है, तो वो क्या करते हैं, उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ से बात करते हैं,
उनके सामने वो बातें रखते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ये बताइए क्या ऐसा करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। वो उनसे कमेंट्स लेने की कोशिश करते हैं, उनसे फीडबैक लेने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर उनसे एडवाइस लेते हैं कि भाई अगर आप नॉर्मली देखो तो ये चीज़ क्या सक्सेस हो पाएगी। तो इस तरीके से किसी से सजेशन लेना, एडवाइस लेना, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हों, या फिर जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, या एज के मामले में या किसी और तरीके से या काम के मामले में, तो उन्हें अच्छा सा गाइड कर सकते हैं। और उसके बाद ही वो जो टॉप अथॉरिटी होगी वो अपना प्लान जब करती है तो एक बेहतर रिजल्ट निकल पाता है। तो ये जो दूसरी कंपनी है जो लोगों से अपना क्या कर रही है, आइडियाज़ भी ले रही है, सजेशन भी ले रही है, एडवाइस भी कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइज। सो हम लोग इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्लीट सेंट्रलाइज भी नहीं रख सकते कि हाँ भाई जो भी बॉस बोले वही होना है और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ है वो ये सोचेंगे कि भाई हमारी सुनते ही नहीं है तो हमें करेंगे क्या। और दूसरा जो है डिसेंट्रलाइज, हम अगर पूरा डिसेंट्रलाइज कर देंगे तो मान लीजिए कई लोग ऐसे भी बोल पड़ेंगे जिनको कुछ आता ही नहीं है, कई लोग ऐसे ही बोल देंगे जिनका वो चीज़ फेल हो जाए, जिनका आइडिया जो है फेल हो जाए। तो हम लोग पूरा डिपेंड हम दूसरों के आइडिया पे नहीं रह सकते, और पूरा डिपेंड हम लोग अपने टॉप लेवल के माइंडसेट पे भी नहीं रह सकते। तो हम दोनों को यहाँ पर बैलेंस रखना पड़ता है। दोनों को किस तरह के बैलेंस रखते हैं वो आपके ऊपर होता है। पॉइंट नंबर 9 क्या बोलता है हमें, स्केलर चेन से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भाई कुछ तो लिंक है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ प्रिंसिपल में हमें यही बताया जाता है कि आप, ये है आपके सामने बॉस और ये है आपके सामने वर्कर सबसे लास्ट। अब मान लीजिए ये सब कुछ एक चैन के बेसिस चल रहे होंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि वर्कर को कोई प्रॉब्लम हुई वो सीधे आके बॉस के पास जाए शिकायत कराया, नहीं सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो ऐसा सब काम कराया जा रहा है, क्या करूं मैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बर्बाद है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये सब एक चेन बेसिस पे सेटल होते हैं, ठीक है। वर्कर को कुछ भी होगा, शिकायत करनी होगी तो वो अपने एम्प्लॉयज़ से बोलेगा, जो उनके ऊपर एम्प्लॉय होंगे। एम्प्लॉय किससे बोलेगा, मैनेजर से बोलेगा। मैनेजर किससे बोलेंगे, हेड से बोलेंगे। हेड किससे बोलेगा, बॉस से बोलेगा। बॉस किससे बोलेगा, उससे ऊपर वाले से बोलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। मान लीजिए हम लोग वर्कर है, उसने एम्प्लॉय से किया, उनकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गई, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। एम्प्लॉय नहीं कर पाया तो उससे ऊपर मैनेजर ने कर दिया। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से होती हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से होती है। आप लोग स्कूल में जब होते हो तो एक प्रिंसिपल होता है और सबसे नीचे एक बच्चा होता है, स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट को दूसरे एक बच्चे ने मार दिया, लड़ाई हो गई, अगर वो सीधे आकर प्रिंसिपल से शिकायत कराएगा तो यही तो प्रिंसिपल भी बोलेगा कि भाई गलत है ये सब, लेकिन आपको सबसे पहले किसे बोलना चाहिए था, अपने मॉनिटर से बोलना चाहिए था। मॉनिटर से वो चीज़ सॉल्व नहीं होती तो अपने टीचर से बोलता, टीचर से नहीं होती तो वो किसी और से बोलता, वो फाइनल जाके प्रिंसिपल तक पहुंचता। तो ये सारी चीज़ें कि स्टेप बाय स्टेप होती है, ये हमें ऑर्गेनाइजेशन में पालन करना होता है इस चीज़ का। यही चीज़ हमें बताती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमें पॉइंट कहता है ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सो सबसे पहले हमें ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि कोई भी पर्सन हमें ऑर्डर दे सकता है, वो वाला पॉइंट ये नहीं है। यहाँ पर इस ऑर्डर का मतलब यही है कि कोई भी पीपल हो या मटेरियल हो, उनका एक सही एक निश्चित स्थान होना चाहिए। एक पीपल है, उनको क्या काम असाइन है या फिर उनका कहाँ कैबिन है, वो वहीं पे बैठे हैं, अपना काम करें। एक मटेरियल जो है, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश गुड्स हो, उनका कहाँ पर हमें रख रखाव करना है, वो चीज़ें हमें फिक्स हो। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने कह दिया कि भाई दूसरे जाके ये अब जाके हमें स्टोर से ये चीज़ हमें ले आइए। अब वो वहाँ पर गया, उसका कोई निश्चित स्थान ही नहीं है, वो कहीं ढूंढ रहा है कहीं ढूंढ रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत मिसबिहेव होती हैं, ये हमें बहुत गलत प्रभाव डालती हैं हमारे बिजनेस के लिए या फिर हमारी एक लाइफ के ऊपर भी। तो ये डिसिप्लिन भी रखना चाहिए और एक ऑर्डर में हर चीज़ हमें ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, ये हमें प्रिंसिपल बताता है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार में, ऑल स्टाफ एंड ऑल मटेरियल हैज़ अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड हैव टू स्टे देयर। आपको वहीं रहना होगा,
जो आप स्पेसिफिक प्लेस आपको डिसाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बोलता है इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब इट एम्फेसाइजेस काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर टूवर्ड्स वर्कर्स। सो यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि आपके अंदर काइंडलीनेस होनी चाहिए, आप दयालु होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई आपके सामने वर्कर है तो आप उससे जैसा मन वैसा बोल देंगे, नहीं, ये आपको बिहेवियर रखना ही नहीं है। आपको जस्टिस रखना चाहिए, आपको एक काइंड बिहेवियर रखना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी तरीके झगड़ा हो गया और आपको पर्सनल दुश्मनी हो गई, अब आप वो चीज़ उतार रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये सब बहुत गलत है। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उन पर, किस बेसिस पे, चाहे तो कास्ट के बेसिस पे या फिर क्रीड के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे या फिर कोई और तरीके से। ये सारी चीज़ जब आप रखोगे ना तो ये चीज़ सक्सेस नहीं हो सकती आपका ऑर्गेनाइजेशन। आपको टैलेंट बेसिस पे हर चीज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ये प्रिंसिपल हमें यही बोलता है कि एक एम्प्लॉय है उसको हमें स्टेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उसे काम असाइन किया और उस बेचारे को इतना डर हो कि भाई काम मिला है, मैं अच्छे से नहीं कर पाया, ये तो सीधे मुझे हटा देंगे इस जगह से, अब मैं क्या करूँगा। सो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में ना आ पाएँ, और ये माइंड में आती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं बहुत बुरी चीज़ हो जाती है। क्योंकि अगर उसके माइंड में ऐसा चीज़ रहेगा वो अच्छे से फोकस होकर काम नहीं कर पाएगा। कि हाँ, अगर आप चाहते हो कि उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए तो एक लीगल नोटिस की तरीके से होना चाहिए, उसको पहले से पता होना चाहिए कि हाँ हमें जाना है कहीं पे, इस तरीके से हमें कहीं और अपना काम देना है। लेकिन ये नहीं कि आप सीधे बोलो कि नहीं, अगर ये काम अच्छा नहीं हुआ तुम सीधे घर जाके बैठ जाओ, अब हमसे कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से उस पर प्रेशर पड़ता है और कहीं ना कहीं काम अच्छा नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आपको स्टेप लेना है, आपको स्टेप ज़रूर लेना है। वो क्या है स्टेप? मान लीजिए कोई आपको काम दिया गया और आपको पता है कि ये काम कुछ और अच्छे तरीके से भी हो सकता है, तो आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। आपको एडवाइस करना चाहिए, लोगों को सजेस्ट करना चाहिए कि नहीं, अगर ये काम हम ऐसा कर दें तो ये चीज़ समय भी कम लगेगा और ज़्यादा बेहतरीन चीज़ हमें प्राप्त होगी। तो ये सारी चीज़ें आपके इनिशिएटिव से होता है। क्योंकि अगर आप ऐसी भावना सबके अंदर भर देते हो ना, तो एक हर पर्सन के अंदर आप एक टैलेंट अच्छा ढूंढ सकते हो। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिडन टैलेंट की तरह होती हैं, वो छुपी होती हैं, लेकिन आप उनको इतना मोटिवेट रखते हो, उनको मोटिवेशन हमेशा देते रहते हो, वही पर्सन अपने खाली टाइम में कुछ ऐसी रिसर्च करके आपके सामने ला सकते हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। सजेशन सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस्पिरिट डी कॉप्स। ये दूसरी लैंग्वेज में है, इसका अर्थ यही होता है कि टीम स्पिरिट। भाई टीम स्पिरिट हमेशा होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन्स में, एम्प्लॉयज़ में, बॉस में। अगर आपके अंदर टीम स्पिरिट रहेगी ना, आपको पता है कि हमें जो भी करना है टीम से ही करना है और आप अकेले के लिए नहीं कर रहे हो, आपको सबके साथ मिलकर करना है और सबके लिए ही, सबके हित में ही वो काम करना है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा एक बिहेवियर मेंटेन हो जाएगा। डिफरेंस भी दिया हुआ है, वो क्या है, यूनिटी ऑफ आपने कमांड देखी, फिर यूनिटी आपने डायरेक्शन की देखी। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एक जैसे हैं, ये कहीं एक ही तो नहीं है, बस दोनों में यूनिटी आ गया है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यही हो रहा है कि जो कमांड है या फिर आपके सामने जो अथॉरिटी आ रही है वो एक ही बॉस से आनी चाहिए, ये है इसका मतलब। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि आप कोई भी डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, आप किसी भी मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी चीज़ को कर रहे हो, डजेंट मैटर। आप लोअर मैनेजमेंट से हो, आप मिडिल मैनेजमेंट से हो, डजेंट मैटर। लेकिन आपकी जो भावना होनी चाहिए, आपका जो काम करने का स्पिरिट होना चाहिए, वो आप उसी तरीके से करो कि आपको आगे जो भी काम करना है वो अपने गोल को देखते हुए करना है। आपका गोल वही होना चाहिए जो अल्टीमेटली हमें दिया गया था, वही हमें गोल करना है। भले आप घुमा फिरा के वो काम करते हुए आओ या फिर आप सीधे करते हुए आओ,
या कई रिसर्च के साथ करते हुए आओ कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो जाए तो और अच्छी तरीके से हो सकती है, शॉर्टकट नहीं कर लो, लेकिन आपका अल्टीमेटली गोल वही होना चाहिए जो एक डिसाइड किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ने। सो यही थे हमारे 14 प्रिंसिपल टोटल जो हेनरी फ्योल जी ने हमें बताए हुए हैं, जिनको हम लोग जनरल प्रिंसिपल भी बोलते हैं। सो आई होप यहाँ पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करते रहते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।